वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। जैसे कि ये हमारी यूपी पीजीटी सीरीज का थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो अब लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन और उन पे अप्लाई होने वाले सारे कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। देखिए, जब भी हम पोलराइजिंग पावर को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हम प्रिफर करते हैं फैजान रूल को। कौन से रूल को प्रिफर करते हैं? फैजान रूल को। और फैजान रूल क्या कहता है? फैजान रूल के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम होना चाहिए, सेंट्रल एटम उसकी साइज छोटी होनी चाहिए और जो सराउंडिंग एटम हो उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। और एक चीज़ कि उसकी जो साइज होनी चाहिए, मतलब चार्ज होना चाहिए, मतलब चार्ज जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। यानी कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मतलब चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं, तो इसमें चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए में 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है। तो चार्ज जिसमें ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा। तो हमारा जो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिव फार्मूला, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फार्मूला 0.359 मल्टीप्लाई बाय जेड इफेक्टिव आर स्क्वायर प्लस 0.744 वेयर आर इज़ द एंगस्ट्रॉम इज गिवन बाय विच स्केल। अब देखिए किस स्केल के द्वारा दिया गया। तो ये जो स्केल, जिस स्केल का ये फार्मूला है उस स्केल का नाम है एलरेड-रॉचो स्केल, यानी कि ये फार्मूला एलरेड-रॉचो स्केल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अब देखिए इसमें ऑक्सीजन एटम दिया गया है, तो जो ऑक्सीजन एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब इसमें जो जब आप किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराते हो, फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराते हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब आप फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराते हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि OH का रिमूवल आसानी से जिसमें हो जाए, OH का रिमूवल जिसमें आसानी से हो जाए वो मोर बेसिक होता है। तो चलिए इसमें हम पहले मेटल को देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। Li, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये हमारे दिए गए हैं 4 मेटल। तो आपको पता है कि ये एक ही ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो जो साइज होती है मेटल की जो साइज होती है वो इंक्रीज करती है, और मेटल की जब साइज इंक्रीज करती है तो इसकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो डिक्रीज करती है। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करने की वजह से जो MOH बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ये MOH बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है, और वीक होने की वजह से ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे मेटल की साइज बढ़ेगी OH को रिमूव करना उतना ही आसान हो जाएगा, यानी कि उसकी बेसिसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे मेटल की साइज बढ़ेगी, बेसिसिटी ऑर्डर भी हाइड्रोक्साइड का वही होगा। ठीक, तो हम इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा LiNa और C, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजियम की साइज सबसे बड़ी है, इसकी जो साइज वो बिगर है, और बिगर होने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब आयोनाइजेशन जिसकी जो इंथैल्पी है वो कम है, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होने की वजह से जो MOH बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम SpDF। तो जैसे हमें पता है कि S की साइज जो होती है वो छोटी होती है, और स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोजर होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत ही हार्ड होता है, टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से। अब ये मतलब कि S जो होगा टाइटली ज़्यादा बाउंडेड करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस, तो इसका मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी मोर द कंपेरिजन ऑफ P, और P की जो होती है वो हाई होती है इन कंपेरिजन ऑफ D।
और डी की हाई होती है इन कंपेरिजन ऑफ एफ। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ए, यानी कि यही ऑर्डर हो जाएगा आपका एस पी डी एफ। एस पी डी एफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? अब देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? देखिए किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के, किसी भी आइसोलेटेड गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहने का मतलब आयन बनाने में जो हमको, मतलब उससे जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ये एक कैटायन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जितनी एनर्जी हमको उसको देनी पड़ती है एक न्यूट्रल मतलब आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम को, उसी को हम बोलते हैं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखिए किस में टफ होगा? अगर कोई फुलफिल होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर फुलफिल होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि एक होता है, देखिए अगर आप इसमें ऑर्डर देखें तो सबसे हाई जो होती है वो होती हैं नोबल गैसेज के, वो होते हैं नोबल गैसेज के। उसके बाद फुलफिल्ड ऑर्बिटल, उसके बाद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, उसके बाद आते हैं मतलब बाकी जिसमें कि हाफ फील्ड से कम हो या मोर देन हाफ फील्ड हो उनमें। देखिए तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन है और उसमें कहीं आपको कोई एक नोबल गैस दिख जाए तो आप उस पर तुरंत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब कि पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम नियान की बात करें, देखिए इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 और 2p6, 2s2 2p6। अब देखिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, 6 + 2 8, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो बहुत ही हाई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, नियान। नेक्स्ट में चलते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट द लोवेस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी? देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए जब आप किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं, तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। वो कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है? वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लेकिन जब आप फिर इससे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जब आप इससे फिर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हो तो इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? देखिए तो अगर एक छोटा सा ट्रिक है कि किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के बाद अगर वो एक फुलफिल्ड या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करके अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। देखिए अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से आप पहला निकालोगे तो 1s2 हो जाएगा, तो सेकंड आपके लिए हार्ड हो जाएगा, सेकंड आपके लिए मतलब हाई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। फर्स्ट को निकालने के बाद ये 1s2 हो जाएगा, यहाँ से 2p6 हो जाएगा, यहाँ से 2p5 हो जाएगा और यहाँ से 3s1 हो जाएगा। तो आसानी से अब कौन, यहाँ पे देख पीछे 2p6 है, तो आसानी से दूसरी बार कौन रिमूव करा सकता है? इसमें से निकालना बहुत हार्ड हो क्योंकि इसने तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, तो सेकंड निकालना हाई होगा। इसमें से भी, ये भी कंप्लीट, तो इसमें से भी निकालना क्या होगा? मतलब आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देखिए ये सॉरी ये 2p5 है, ये 2p5 है, तो यहाँ से निकालना थोड़ा ईजी होगा, लेकिन यहाँ से निकालना बहुत ईजी होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ से 3s1 को निकाल देते हो, ये बना लेता है 2p6, यानी कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सपोज करिए कोई एक पर्सन है जिसके पास उधारी है, तो अब वो उधारी देने के बाद उस पास उधारी देने के बाद वो एकदम फ्री रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, तो वो चाहेगा कितनी जल्दी से जल्दी वो अपनी उधारी कंप्लीट करा ले। सेम ऐसे ये जो 3s1 है, ये चाहेगा कितनी जल्दी इसको रिमूव करा दे और 2p6 स्टेबिलिटी को अटेन कर ले। तो इसका मतलब कि ये s1 को आसानी से यानी थोड़ी सी एनर्जी देने पर रिमूव करा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि आप इससे भी जा सकते थे एक एक करके, या फिर आप सीधा 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली होगी वो लोवेस्ट होगी, यानी कि इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट
among the following the correct order of आयोनाइजेशन एनर्जी इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज। तो हमें जैसे पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी, जब आप ग्रुप में डाउन जाते हो, जब आप ग्रुप में डाउन की तरफ जाते हो तो जो साइज होती है वो क्या होती है, ग्रुप में डाउन जाने पे साइज इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। तो जब साइज बढ़ती है, जब साइज इंक्रीज करती है तो जो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो कम होने लगता है। तो यानी कि यहाँ से जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ती, जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, जब आप टॉप टू बॉटम, जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती। अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में जो हमने हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम ये पहले देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि लिथियम की साइज छोटी है, लिथियम की साइज छोटी है तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा सोडियम का और उसके बाद होगा पोटेशियम का, पोटेशियम के बाद रुबीडियम का और रुबीडियम के बाद सीजियम का। आप जानते हैं, आप इसको याद भी करते हैं, हेलिना निकीरब से फरियाद। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसका, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी का उल्टा कर दो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमारा जो हमें ये याद रखना है कि साइज छोटी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई और साइज बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी लो। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए एक ही में है, लिथियम सबसे ज़्यादा है और सीजियम सबसे कम है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब इसमें देखते हैं, पहले हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नाइट्रोजन का हम सिर्फ पी वाला लिखते हैं। नाइट्रोजन का होता है 2p3, एक सेकेंड। ऑक्सीजन का होता है 2p4 और फ्लोरीन का होता है 2p5 और नियॉन का होता है 2p6। देखिए अब अगर हम पी ऑर्बिटल को बनाएं तो पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होते हैं, पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन में होते हैं 4। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 4। तो ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से फिल होगा यहाँ। अब देखिए जो हाफ फिल्ड होता है, इसकी जो आयन मतलब जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड से ज़्यादा होती है। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि जो नाइट्रोजन है, मतलब जो हमारा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से तो ज़्यादा होगी, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। एक सेकेंड, सॉरी फिर से बनाते हैं। देखिए तो जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ आपको पता है कि जो नियॉन है, नियॉन तो सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की आप देखना सबसे कम और नियॉन की सबसे ज़्यादा। तो आपको एक ही चीज़ देखना है, ऑक्सीजन की सबसे कम होनी चाहिए और नियॉन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब फ्लोरीन का तो ऐसे होगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आप इतना याद रखिए कि जो स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड या फुल फील्ड की ज़्यादा होती है, लेस देन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड की कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। देखिए Li+, चलिए एक एक करके देखते हैं। Li+, इसका जो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहें, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 Ne+ का देखें तो क्या हो जाएगा 2p5, O+ का देखें तो 2p3 और F+ का देखें तो F+ का देखेंगे तो 2p4। अब इसने पूछा क्या हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टफ होगा। अब देख रहे हैं ये 1s2 ये फुल फील्ड है, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आपको हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको जो हाई एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ही हाई देनी पड़ेगी। तो अगर हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक, चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट को हम रिकैप कर लेते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब दूसरा हम रिकैप कर लेते हैं फैजान रूल। दूसरा हम रिकैप कर लेते हैं फैजान रूल के बारे में। देखिए फैजान रूल क्या कहता है कि फैजान रूल कहता है कि पोलराइजिंग पावर उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिस पे चार्ज सबसे ज़्यादा हो। चार्ज ज़्यादा होगा तो मेटल की साइज कम होनी चाहिए, मेटल की साइज कम होनी चाहिए। और मेटल की साइज कम होनी चाहिए, नहीं कि मेटल की साइज का आप या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये फैजान रूल क्या कहता है, एक सेकंड रुक जाइए। अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, फैजान रूल क्या कहते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटल के साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनायन के साइज के। ठीक, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।